वेलकम फ्रेंड्स। मिशन राजस्व लेखपाल के तहत हमारे चैनल लेट्स लर्न पर स्वागत है आपका। युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण जो मैथ का अगला टॉपिक है। युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखते हैं युगपत समीकरण। हम यहाँ चर पद, अचर पद और घात इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं घात मुख्य आधार, घात और पद। अगर हम घात के आधार की बात करें तो शून्य घात वाले एक घात वाले पद, द्विघातीय पद, त्रिघातीय पद यानी तीन घात वाले और चतुर्घातीय या बहुपदीय हम कह सकते हैं। चतुर्घातीय या बहुपदीय यानी इस पे है एक घात है जो x लिखा हुआ है 3 + x, एक घातीय। अगर हम 5 + x2 + x करते हैं तो दो घात है, सबसे अधिकतम घात वाली अगर है जो उसी को हम कहते हैं लेते हैं। दो घात सबसे अधिक है तो द्विघातीय हो गया, x + x² + x³। इसको हम तीन घातीय पद कहेंगे। चतुर्घातीय पद में x + 5 + y + x पर 4 बन जाए तो चतुर्घातीय पद इसको कहेंगे। इसी तरह हम पदों की बात करें, केवल मान लीजिए 3x² लिखा हुआ तो ये एक पदीय हो गया, 3x² + 5 हो गया, द्विपदीय हो गया। ये 3x² + xy + yz हो गया, तीन पदीय हो गए, एक दो तीन पद हो गए। इसी तरह से हम x² + y² + xy + yz हम समान लेते रहते हैं तो बहुपदीय चतुर्पदीय व्यंजक के रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको देखना है इनको जोड़ना, घटाना और गुणा करना। एक चीज ध्यान देना है, सजातीय पद और विजातीय पद हम प्रश्न के माध्यम से देख लेते हैं। सजातीय पद क्या होते हैं? तो यक्ष है, ये चर पद है, तीन अचर पद है। जो गिनती जो संख्याएं हमारी होती हैं वो अचर पद होती है क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तीन है, तीन ही रहेगी। यक्ष का मान क्योंकि वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, बदलते रहते हैं। एक्स का मान कहीं कहीं कुछ हो सकता है, किसी प्रश्न में दूसरा, किसी प्रश्न में दूसरा, इसलिए इनको हम अचर कहते हैं, चर पद कहते हैं। ये चर पद है, ये बदलते रहते हैं और ये अचर जो नाम परिवर्तित हो, चलायमान नहीं, बदलते नहीं, अचर है। यानी गिनतियां जो होती है वो अचर पद है और जो व्यंजक होते हैं वो हमारे चर पद होते हैं। तो हमें अब देखना सजातीय पद, विजातीय पद। यक्ष, इसमें तीन यक्ष है तो गिनती से नहीं मतलब है, हमको यहाँ देखना है यक्ष इसमें भी है, इसमें। मान लीजिए दोनों को हमको जोड़ना है तो हम इस तरह से जोड़ेंगे, 3x + 3y एक ही जात, 3x और 25x, ये सजातीय है। एक ही जात वालों को साथ में रखेंगे सजातीय पदों को, उन्हीं सजातीय पदों को सजातीय पदों से ही जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 23y। अगर इनको हमें जोड़ना है आसानी से हम जोड़ सकते हैं, गिनतियों को जोड़ेंगे, 25 और 3 ये हो जाएगा 28, यक्ष को ऐसे ही लिखेंगे, 23 और 3 ये हो जाएगा 26y। इस तरह से हमने देखा व्यंजकों को जोड़ना। अब दूसरी चीज हमको घटाना देखते हैं। अगर इसी तरह से लिखा हुआ है कि 25x + 23y में से हमको घटाना है 3x + 3y को घटाना, तो ध्यान रखें मित्रों, घटाते समय हमको चिन्ह बदल जाती है। यहाँ धन है तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ जोड़ हो जाएगा। अब 25 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 22x। जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगेगा, इसका धन चिन्ह है तो यहाँ धन लगेगा। यहाँ 23 में से 3 घट जाएगा तो 20 बचेगा और धन ये है धन 20y। तो दो चीजें हमने देखा, योग करना
अंतर करना भी हमने देख लिया। अब हम इनको गुणा करना देखते हैं। मान लीजिए यही संख्या हम यही ले लेते हैं व्यंजन 3x धन 3y और 25x धन 23y हमको गुणा करना है। मित्रों, हम जिस तरह से अंकगणित का गुणा करते हैं इसी तरह हम बीजगणित में भी गुणा करते हैं। इधर से हम शुरू करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के पहले करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं और यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। ये हो जाएगा 23 3 69 और y का गुणा y में हो जाए। गुणा करने पर उनके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो एक घात इसकी एक घात इसकी, ये हो जाएगा 69y स्क्वायर। फिर धन का गुणा धन में होगा, धन हो जाएगा। फिर हम 23y का गुणा 3 में करेंगे तो 23 3 यहाँ भी हो जाएगा 69 यानी 69 और एक्स वाई चूंकि विजातीय हैं तो इनको वैसे ही हम लिख देंगे एक्स वाई के पद में। अब फिर तो 25x का गुणा करना है तो पहले हम इसमें करेंगे तो 25 3 75 एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई के नीचे ही हम एक्स वाई लिखेंगे 75 एक्स वाई। फिर धन और धन का गुणा धन हो जाएगा तो 25 3 75 और एक्स एक्स जो है सजातीय है इसीलिए इनके हाथ जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 75 एक्स स्क्वायर, ये दोनों धन में है, जोड़ लेंगे हम 9 5 14 50 अच्छे 6 7 7 14 एक्स वाई और धन 69 वाई स्क्वायर। इनका ध्यान देना मित्रों, मानक रूप में ही लिखना है। अगर कहीं लिखने का आता है मुख्य परीक्षा वगैरह में तो मानक रूप में ये होता है कि या तो उनको आरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में, अवरोही आरोही या अवरोही क्रम। ये चीज ध्यान रखना हमको, मानक रूप यही होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, पहले इसको फिर इसको लिख सकते हैं फिर इसको लिख सकते हैं। तो हमने देखा घात के आधार पे, हमने देखा एक घाती द्विघाती त्रिघाती चतुर्घाती या बहुपदीय बहुघातीय हो जाएगा। इसी तरह पदों के आधार पे एकपदीय द्विपदीय तीनपदीय चतुर्पदीय या बहुपदीय व्यंजक हो सकते हैं। हमने इनको जोड़ना सीखा, घटाना देख लिया और यह गुणा, तीन चीजें हमने यहाँ पे सीख लिया। आगे हम देखेंगे मित्रों कि समीकरणों को भी हल करना भी सीखते हैं हम लोग। देखते हैं आगे देखते हैं तो अपवर्तक, इसमें भी हम पढ़ते हैं बीजगणित, हमने अंकगणित में पढ़ा है। अब बीजगणित में देखते हैं अपवर्तक, यानी पहला है मान लीजिए कोई बीज है x क्यूब, तो इसका अपवर्तक क्या हो सकता है, यानी ये किस किस संख्या से कट सकता है। तो हम देख सकते हैं x से कटेगा, x स्क्वायर से भी कट जाएगा, यानी इसके अपवर्तक हो जाएंगे x और x स्क्वायर। 21 है अगर तो इसका क्या हो जाता था 1 3 और 7 अपवर्तक थे किसके, उसी तरह से x क्यूब का अपवर्तक हो जाएगा x स्क्वायर। अपवर्तक हो गया। तो हम समापवर्तक देखते हैं, ये दो संख्या का जो काम है। तो हमने देखा था 3 व 7 का 21 होता है जैसे, इसी तरह से इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गुणा कर लेंगे हम दोनों का तो ये समापवर्तक हो जाएगा दोनों का गुणा। अब हम समापवर्तक देखते हैं, यानी किससे दोनों कटेगा, जो दो में कॉमन हो घनिष्ठ हो। 2 से इसका 2 भी कट जाएगा, इसका 6 भी कट जाएगा, ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर और इसका 6x क्यूब। इसमें देखेंगे 2 2x, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 3 x और x स्क्वायर।
अब हम देखेंगे इसमें दोनों में क्या घनिष्ठ है, दो दोनों में है और ये यक्स है, दोनों में दो है, यक्स है और यक्स स्क्वायर, ये इनसे कट जाएगा, ये इससे भी कटेगा, दो से कटेगा, तीन से भी कटेगा, यक्स स्क्वायर, इसका गुणा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा ये हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा, दोनों एक्स ले लेंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये दो यक्स और यक्स स्क्वायर, इसका कटेगा, ये देखते हैं यक्स हो गया और एक एक्स और कर ले लें, इसमें यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, तीन एक्स कर दे, यक्स 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 एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ से एक एक्स और हमारा आ सकता है, तो ये दो हो गया, यक्स हो गया, अगर दोनों को हम ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, यानी दोनों के समापवर्तक हो जा रहे हैं दो एक्स और एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर मासा हमको निकालना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और दो एक्स पे घात तीन है, तो इसका यक्स यक्स हो जाएगा, यक्स यक्स यक्स। अब हम देख रहे हैं ये दो बार इसमें दो बार इसमें, ये अधिकतम गुण जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इनका मासा हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इनका मासा हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसका अगर हमें लासा निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, इस तरह का लासा निकालना होता है तो इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, मान लीजिए इसको हम गुणनखंड कर ले रहे हैं, गुणनखंड करते हैं दो यक्स और यक्स, ये हो गया, इसका दो तीन यक्स यक्स और यक्स। हमको लासा निकालना रहता है तो पहले हम जो पेयर में रहते हैं उसमें से एक निकालते हैं, यदि दो निकला है, इसका एक पेयर है, इसमें से एक निकल आया, इसका एक पेयर है, इसमें से एक निकल आया, और जो शेष बचते हैं उनको भी हम निकाल लेते हैं, तीन बच रहा है शेष, इसको ले लेंगे, और यहाँ एक बच रहा है शेष, इसको ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा दो तीन छः और यक्स 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 यानी तीन, 6 यक्स क्यूब, इसका हो जाएगा लासा। इस तरह से हम देखेंगे, हम लासो इससे भी कट जाएगा, इससे भी वो कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यक्स 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 यक्स, ठीक है। तो लासा और मासा इस तरह से हम निकाल लेते हैं। मासा में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर लासा होता तो एक एक्स एक एक्स, इसका अगर लासा निकालना हो एलसीएम एलसीएम, तो इसका इस जोड़े में से एक एक्स, इस जोड़े में से एक एक्स, और जो शेष एक्स बच रहा है उसको भी, यानी एक्स क्यूब, ये उसका हो जाएगा लासा। तो हम बीज गणित में भी अपवर्तक समापवर्तक समापवर्त मासा और लासा निकालना हमने सीख लिया, लासा। अब समीकरणों को हल करना हम सीखते हैं, द्विघात बहुपद के समीकरणों को हल करना सीखते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिन पे अधिकतम दो घात हो, जैसे ये समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी इस व्यंजक के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है हमको कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर हम समीकरण को लिख सकते हैं तो वो समीकरण हमारे कहलाएंगे द्विघात बहुपद। अब हम इसमें देखते हैं कुछ चीजें मूल।
इसमें मूल क्या चीज होती है? इसके मूल होते हैं मूल अल्फा व बीटा। इसमें x का मान जो होता है कैसे निकालते हैं? x को, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस समीकरण से ये मानक समीकरण हमारा है, इससे जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमें a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2 प्राप्त होगा। इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा मूल होता है, प्लस माइनस लिखा हुआ है तो जो प्लस का मूल होगा वो अल्फा का होगा, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यानी अल्फा में केवल प्लस वाला अल्फा का मान होगा, जो माइनस वाला होगा वो बीटा का मान होगा। तो इसमें हम देखते हैं जो डी है यानी विविक्ति का, डी बराबर होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा विविक्ति का है डी का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा है वो विविक्ति का है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर इसका समीकरण बनाना, अल्फा और बीटा के मान हमको मालूम है, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण होगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये हमारा समीकरण बनेगा एक्स माइनस अल्फा है। तो मान लीजिए ये हमारा है व्यंजक दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको पहले अल्फा का नाम मान और बीटा का मान ज्ञात कर लेना है। ये तो हमको पता है 3 है। अल्फा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, पहले इसमें रख लेते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी, यानी बी की वैल्यू है 5, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 25, 5 का वर्ग माइनस 4ac यानी 4, a का मान 3 और c का मान 2 अपान 2a यानी 2 और a का मान 3। इसको हल कर लेंगे हम, तो माइनस 5 प्लस अंडर रूट ये 25 हो जाएगा, 4 के 12 दूनी 24 यानी 25 में से 24 जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 2 के 6। तो माइनस 5 और प्लस ये 25 में से 24 घटेगा 1 बच जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा बटे 6 बराबर हो जाएगा माइनस 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 बटे 6। 2 से हम भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ये हमारा अल्फा का मान आ गया। इसी तरह से हम बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, माइनस 5 केवल चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं खाली इसी से हम हल कर लेते हैं, माइनस 5 और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा बटे 6 बराबर 5 और 6। अब दोनों समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस 6 बटे 6 बराबर 1 हो गया। अब इन मानों को हम इसमें रख देते हैं, इसमें अल्फा और बीटा का मान जो रखेंगे, ए बराबर है 3 और अल्फा का मान है माइनस 2 बटे 3, तो माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटे 3 और एक्स माइनस बीटा का मान है 1 बराबर 0। इसको हम हल कर लेंगे, 3 से अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x धन 2, 3x और धन 2, 3 3 कट जाएगा 2 बचेगा और ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण ज्ञात हो गया। लेकिन तो एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ माइनस 1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम, अच्छा एक चीज होगा मूलों का योग आता है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूलों का योग सिंपल सा है, माइनस बी अपान ए। अगर इसमें मूलों का योग ज्ञात करना हमसे तो माइनस बी यानी माइनस 5
-5 बी अपान ए यानी 3 यह है। अब मूलों का गुणनफल अगर ज्ञात करना हो, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा यानी सी अपान ए होता है। तो सी का मान हमारा है 2 और ए का मान है 3। तो इस तरह से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी हम ज्ञात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद में इतना ये महत्वपूर्ण था मित्रों, उनको देखना जरूरी था, देख लिया गया हम लोगों ने। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें। इस सूत्र फार्मूला ये होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। इसी सूत्र पे ये आधारित है प्रश्न, इसे हम तुलना करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। देखते मित्रों, इसी में शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय में मान को हम रख के उत्तर निकालते हैं। दिया हुआ मान लीजिए एक व्यंजक दिया हुआ है, त्रिघातीय व्यंजक है, x पे घात 3 धन x² माइनस bx माइनस 6 के दो गुणनखंड है, एक है x+1 और एक है x-2 गुणनखंड है। तो a और b का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। यदि x+1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1 रखने पर। तो हम पहले x का मान -1 रखते हैं इस समीकरण में। तो x³ धन ax² माइनस bx माइनस 6 बराबर मान रखते हैं x³ -1 का क्यूब धन a -1 का स्क्वायर माइनस b और x की जगह -1 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, आगे हम कर लेते हैं इसको -6 1 का क्यूब करेंगे -1 का तो -1 हो जाएगा, धन -1 का करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और ये धन ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b -6। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a धन b और -6 और -1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a धन b बराबर हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिया, a धन b बराबर 7। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण को भी प्राप्त करेंगे जब हम x - 2 बराबर 0 यदि दूसरा मान रखते हैं इस वाले को तो x बराबर हो जाएगा 2। इसको रखते हैं इसमें 2 का क्यूब धन a 2 का वर्ग b x का मान 2 6 बराबर यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 ए हो जाएगा धन 4 ए माइनस 2b और -6 बराबर देते हैं 4 ए 2b और 8 में से 6 घट जाएगा, हो जाएगा 2 को उस वक्त चले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 2 और यहाँ बचेगा 4 ए ऋण 2b बराबर ऋण 2। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण में ये युगपत समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम दो a और b में से किसी एक को हम बराबर मान कर लेते हैं, फिर जोड़ या घटाकर एक का मान निकाल लेते हैं। यानी एक का हम विलोप करना है हमको। एक को विलोप करने के लिए अगर हम इसमें 2b है और इसमें 2b कर दे तो दोनों प्लस माइनस कर जाएंगे, तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 धन 2b बराबर 2 से 14। ये समीकरण 3 बन गया। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं।
जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं करना चिन्हों में। 4 या 2 ये 6 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, बी भी कट जाएंगे तो 6a बराबर हो जाएगा 14 में से 2 बढ़ जाएगा 12। ए का मान हो जाएगा 6 से भाग दे देंगे तो 2। ये हमें ए का मान प्राप्त हो गया। अब ए के मान को हम समीकरण में 1 या 2 में रख लेते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में हम ए का मान रख लेते हैं और हमें बी का भी मान ज्ञात हो जाएगा इस तरह से। तो आइए रखते हैं, ए धन बी बराबर 7 है और ए का मान हमारा 2 आया है तो हम यहाँ 2 रखेंगे। 2 धन बी बराबर 7 और बी बराबर हो जाएगा हमारा 7 ऋण 2 बराबर 5। हमें आंसर प्राप्त हो गया ए बराबर 2 और बी बराबर 5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम युगपत समीकरण में किसी एक का योग करके दूसरे को हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, अगर मान लीजिए सवाल है x धन 1/x बराबर 5 दिया है, x धन 1/x बराबर 5 दिया है तो हमें स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे ध्यान देना मित्रों कि a धन b का होल वर्ग बराबर होता है, सूत्र है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। अगर a धन b दो संख्याओं का वर्ग का होल स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये फार्मूला हमारा है। इस आधार पे हम इसका जब वर्ग करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और उधर 5 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर देते हैं। इस फार्मूले के आधार पे इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर धन 2ab, यानी 2 का गुणा इसमें और इसमें होगा तो इसमें गुणा होगा तो कट जाएगा x, बचेगा केवल 2 और ये हो जाएगा 25। अब इस 2 को हम उधर पक्षांतर करेंगे और इसी का मान हमको ज्ञात करना है। x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2 बराबर 23। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। और आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम दो चीजें हैं यहाँ पे। प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम यानी उल्टा। तो -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा होगा 6/5 और वो चिन्ह माइनस में होगा, यानी उन दोनों का गुणा करने में एक ऑप्शन आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं -5/6 गुणे -6/5, हम देखेंगे कट जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। तो इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम मान एक आना चाहिए, जो लिखा होगा उसी का हम उल्टा करते हैं। इस टर्म माइनस और भी देख लेते हैं, एक दो -1/2 है तो इसका 1/2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा। अगर 5/7 लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा 7/5। इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होगा, एक आना चाहिए उत्तर। योगात्मक प्रतिलोम देखते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम में हमें देखना होता है कि उस संख्या को किससे जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए कि 0 हो जाए। तो हम देखेंगे ऋण 1 का धन 1 कर देंगे तो हम 0 हो जाएगा। इसी तरह ऋण 7 में अगर हम धन 7 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। और योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1/2 अगर हो तो हम 1/2 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। यानी
हम योग करने पे जो आ रहा है उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो दो चीजें हुई। तीसरा, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी, एक मान इतना दिया, बी का मान, सी का मान, डी का, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में भी हो सकता है। तो हम इसका हल करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 10 बोलो 5 0 0 0 करते हैं और देखते हैं बी का मान जो हो जाएगा वही है, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। सी का मान इसमें हम करेंगे 25 प्रतिशत 625 होता है, 4 अंक हो जाएगा तो 10 में लग जाएगा। डी का मान 10.05। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या हमारी ये आ रही, तो हम पहले डी को लिखेंगे, यानी डी, अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो डी पहले होगा। इससे बड़ी संख्या ये, और इससे बड़ी है ये, और इससे बड़ी है ये, तो डी सी बी ए, डी सी बी ए। अवरोही क्रम में अगर होता, अवरोही क्रम में ये उल्टा हो जाता हमारा, ए बी सी और डी, इस तरह से हो जाता है। तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब देख लेते हैं ये अगला प्रश्न चौथा। इस तरह से हम, इस तरह के प्रश्न अगर हमें आते हैं तो आसानी से हम आरोही या अवरोही क्रम में हल करते हैं। कुछ और भी संख्या हो सकती है, दशमलव में ना, तो भी हम निकालेंगे। इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल है। इस तरह के प्रश्न को अगर हम देखें, यहाँ पे खोलते हैं तो 2 1 2 ऋण 1, यानी 1 ऋण 1/2 का मतलब हो जाएगा 2/1, 2 में से 1 हट जाएगा 1/2, यानी 1/2 आ जाएगा। इसमें हम करेंगे 3 × 3 में से 1 गया तो 2, 2/3, यानी 2/3। इसका हम करेंगे तो 3/4। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 2 कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है, तो पहला और अंतिम का नीचे बचता है। यहाँ भी हम अगर देखें तो ये लास्ट की जो वैल्यू होगी और जो फर्स्ट की वैल्यू होगी वही शेष बचेगा। इसमें और कुछ नहीं सोचना है हमको, सीधे आंसर हमको ही देना है 1/n। जिस तरह से इधर सारे कटते चले जा रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे भी कटेगा। n-1 यहाँ आएगा, n-1 तो ये यहाँ से कट जाएगा और ये बचेगा शेष नीचे, यहाँ n बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। अगले इस तरह के प्रश्न आते हैं कि x-1 का मान 1 दिया हुआ है, x y मान कुछ भी दिया है 0 या कुछ, हमें x³ - y³ ज्ञात करना है। तो हमें x³ - y³ में देखना है कि x³ - y³ का फार्मूला होता है x - y, और दूसरे में x² + y² + xy। तो हम देखते हैं तो यहाँ x - y की वैल्यू हमको ज्ञात है, xy की वैल्यू ज्ञात है, हमको ये वैल्यू नहीं ज्ञात है, x² + y²। इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तो ये खुलेगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy, और उधर 1। देख लेते हैं x y की वैल्यू 0 है, तो ये 0 की वैल्यू यहाँ 0 हम रखेंगे जब वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा x² + y² बराबर 1, यानी x² + y² बराबर 1। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, x - y इसकी वैल्यू है 1, यहाँ इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और ये प्लस xy की वैल्यू है 0, यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 और 1 का गुणा हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1 और ये इतना टोटल 1 बचेगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 उत्तर आ जाएगा। चाहे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न है। अब इसमें से हम चाहे इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जब एक की वैल्यू निकल आएगी दूसरी की निकालेंगे हम। यहाँ अगर इसमें से निकालते हैं, यानी x y बराबर 18 है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 18/y, एक वैल्यू में ज्ञात हुई। इस वैल्यू को हम पहले समीकरण में रख लेते हैं, फर्स्ट समीकरण ये है और सेकंड समीकरण ये है, ठीक है। अब हम x बराबर 18/y इसमें रख लेते हैं पहले समीकरण में, तो यहाँ हो जाएगा 18/y
धन y बराबर 11। ठीक है, x की जगह हमने रख लिया 18 बटे y, धन y बराबर 11। इसका तीसरा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 धन y स्क्वायर बटे y बराबर 11। तीसरा गुणा हो जाएगा तो y स्क्वायर 11 y इधर हो जाएगा 18 धन y स्क्वायर बराबर 11y। अब हम इसको क्रम से लिख लेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में, मानक स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 11y धन 18 बराबर 0। ठीक, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या होता है, पहले की डिजिट और लास्ट के डिजिट का गुणनखंड लेते हैं। तो यहाँ 1 है, ये 18 है, तो 18 का नाम 18। अब 18 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है जोड़ने या घटाने पे 11 है। तो 18 का गुणनखंड में देखते हैं, 9 गुणे 2, 9 और 2 जोड़ने पे 11 हो रहा है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 18। देखिए, ठीक है, 9 और 2 11y निकाल भी सब। यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे, वही है, y माइनस 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ y माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0, यानी y माइनस 9 और y माइनस 2 बराबर 0। तो हमको वैल्यू क्या हो गई, y बराबर हम किसी का भी मान इसमें रख देंगे समीकरण में, चाहे इसमें। तो एक का मान 9 हो तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक 2 आएगा, यानी हमारे जो x का मान है या तो 9 होगा या 2 होगा। ठीक है, y का मान हमारा या ये 2, जब ये 9 होगा तो ये 2 होगा, और जब ये 2 होगा तो ये 9 होगा। समीकरण हमारा बन जाएगा ये x का मान 9, y का मान 2, ये बन जाएगा, या 1/2 धन 1/9, जो भी दोनों हमारे उत्तर प्राप्त हो जाए। इस तरह से आसानी से मिल जाएगा, जो ऑप्शन में होगा 1/9